हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है कक्षा 10वीं का पर्वत प्रदेश में पावस कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के जो लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सुमित्रानंदन पंत जी ने जो है इस कविता में एक अलग ही छटा को बिखेर दिया है। सुमित्रानंदन पंत जी ने अपनी कविता जो पर्वत प्रदेश में पावस है, इसके माध्यम से एक ऐसा स्वरूप बना दिया है कि बच्चा जो है कक्षा में बैठे बैठे ही प्रकृति का अध्ययन कर सके, उसकी अनुभूति प्राप्त कर सके। अर्थात अगर मैं आपको आसान शब्दों में कहूँ तो आप जो है बैठे ही बैठे पहाड़ों का आनंद ले सकें या फिर ऐसा अनुभव कर सकें। तो पर्वत प्रदेश पावस जो है कविता, इसके माध्यम से सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं अपनी प्रकृति के प्रति जो रुचि है और प्रेम है उसको व्यक्त करना चाहते हैं तथा लोगों को इसके प्रति जागरूक भी करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए हम इसके उसमें अध्ययन करते हैं। पर्वत पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। इसका जो अर्थ है, पर्वत प्रदेश पावस कविता में जो है सुमित्रानंदन पंत जी ने अपनी कविता के माध्यम से प्रकृति के रूप स्वरूप और एवं बदलावों का वर्णन बड़ी सरलता और सहजता के साथ किया है। अगर आप कविता पर आए, पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। अर्थात जो है वो कहना चाहते हैं कि जो प्रकृति है वो अपने जो किस प्रकार से वेश बदलती है। अर्थात पावस का अर्थ होता है वर्षा, ऋतु ऋतु होती है। वर्षा ऋतु में पल पल प्रकृति के रूप में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, वो कहते हैं कि जो ये प्रकृति के अंदर परिवर्तन आ रहा है उसके लिए वो कह रहे हैं कि जो वहाँ पर बदलाव हो रहे हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं पहाड़ों पर प्रकृति में, यानी कि उसके वातावरण में। देखिए वहाँ पर जो है ये बदलाव हो रहे हैं कि वहाँ अचानक ही वर्षा शुरू हो जाती है या जो है पहाड़ों पर धूप खिल जाती हैं। कुछ समय पश्चात ही काले बादल पूरे पहाड़ों को घेर लेते हैं एवं कुछ समय पश्चात ही जो है वहाँ पर घनघोर वर्षा अर्थात मूसलाधार वर्षा शुरू हो जाती है। और ये सब जो है कुछ ही समय में होता है। अर्थात कवि कहते हैं कि कभी पहाड़ जो है बादलों में छिप जाते हैं और आश्चर्य की बात है, मतलब चकित कर देने वाली बात यह है कि यह सब होने में क्षण भर का समय भी नहीं लगता। अर्थात जो है ये सब होने में पल भर का समय भी नहीं लगता। ये सब जो है बड़ी तेजी और बड़ी ही विनम्रता के साथ घटता है वहाँ पर। ठीक है, अब इसके जो नेक्स्ट काव्य पर आते हैं। इसके नेक्स्ट काव्य में जो है हम देखेंगे क्या है इसका नेक्स्ट काव्य। इसका नेक्स्ट काव्य है मेघलाकार पर्वत अपार, अपने सहज दुर्ग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल निज महाकार, जिसके चरणों में पड़ा ताल दर्पण सा फैला है विशाल। अर्थात इस काव्य के माध्यम से सुमित्रानंदन पंत जी ने पर्वत प्रदेश कविता में के माध्यम से जो है उन्होंने मेघलाकार पर्वतापार, अर्थात मेघलाकार जो है यहाँ पर शब्द, इसका शब्द का अर्थ है करधनी के आकार का। अर्थात जो है करधनी के आकार का, कमर और कूल्हे का नीचे के भाग को जो है कमर और कूल्हे के बीच के भाग को जो है करधनी कहते हैं। ठीक है, कवि पंत ने इस शब्द का प्रयोग कर अपनी कविता में जो है इसलिए किया क्योंकि नीचे दर्पण जैसे स्वच्छ तालाब के चारों ओर आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे होंगे, जो ये इसके चरणों में पड़ा पलाताल, अर्थात जो ये इसके द्वारा जो है एक ताल का निर्माण होता है इसकी वैली में, घाटी में, और उसमें जो है ये एक सूर्य की रोशनी पड़ने पर एक
दर्पण के समान चमकता है। और ये इतना स्वच्छ जल है, मतलब साफ जल है कि ये दर्पण की तरह ही एकदम इसमें दिखाई देता है। और पर्वत का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब एक तरीके से उसकी परछाई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और इसमें जो है वो कहते हैं कि इस जल के तालाब में इसका परिवर्तन जो है प्रतिबिंब दिखाई देता है। और जल में इसका प्रतिबिंब दिखाई देते हुए पर्वत जो है अपनी छवि को निहार रहा है। ठीक है ना। अब कैसे निहार रहा है वो यहाँ पर कहते हैं, सहस्त्र दुर्ग सुमन से जो है कवि जो ये कहना चाहते हैं, कहते कि हजारों पुष्प रूपी आंखें पर्वत पर सहस्त्रों फूल जो हैं लगे हैं या खिले हैं। कवि कहते हैं कि इन फूलों को पर्वत की आंखें जो है कवि को प्रतीत होती है, या उन्हें ऐसा महसूस होता है, ऐसी कल्पना करते हैं कवि कि ये जो हजारों फूल जो पर्वत पर उगे हैं ये पर्वत की आंखें हैं। और इन्हीं पर्वत जो है इन्हीं आंखों से जो है, मतलब इन्हीं आंखों को फाड़ फाड़ कर, मतलब खोल करके जो है नीचे फैले जल में अपने महाकार को देखकर हर्षित होता है, मतलब खुश होता है, अपने निहारता है उसे। और कवि को यहाँ पर जो है कवि ने एक तरीके से पर्वत का और मानव का मानवीयकरण किया है, अर्थात समानता दिखाई दी है। जैसे कि हम अपने शीशे के सामने खड़े होकर अपने सौंदर्यता, अपने रूप को निहारते हैं, इसी प्रकार जो है पर्वत तालाब के सामने खड़ा है और वो दर्पण सा प्रतीत होता है तालाब कवि को। और उसमें जो है अपने हजारों जो उसके ऊपर पुष्प खिले हैं, कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो पुष्प हैं ये इसकी हजारों आंखें हैं, ये उन आँखों से जो है अपने रूप सौंदर्य को निहार रहा है और जो है अपने प्रतिबिंब को देखकर तालाब में भी खुश हो रहा है। और जो ये है इसकी आकृति जो है विशाल नज़र आती है अपने विशाल रूप को। क्यों विशाल रूप? क्योंकि जो है ये ऊपर भी जो है पर्वत है और नीचे भी पर्वत है। आप यहाँ पर पिक्चर में देखेंगे तो आपको ऊपर जो पर्वत है उसकी आकृति है, और नीचे तालाब में जब आप देखेंगे तो नीचे तालाब में भी पर्वत दिखाई दे रहा है, अर्थात जो है इसका विशाल जो आकार महाविशाल हो चुका है। और ये नीचे अपने तालाब में अपने अवलोकने का मतलब होता है निहारना, मतलब बार बार अपने रूप सौंदर्य को निहार रहा है। चलिए अब जो है हम इसमें नेक्स्ट पे चलते हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों सी सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। अर्थात जो है, एक तो मैं आपको सीबीएसई का क्वेश्चन भी बताता हूँ। इसमें सीबीएसई का क्वेश्चन आया था कि जो है झरने किसका गौरव का गान करते हैं और बहते हुए झरनों की तुलना जो है वो किससे करते हैं। तो आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर इसके जो है अर्थ में मिल जाएगा। आप ध्यान से सुनिए। इसमें जो है पंत जी कहते हैं कि गिरी मतलब पर्वत, अर्थात पर्वत के गौरव का गान जो है झरने कर रहे हैं। ठीक है, किसका गान कर रहे हैं? गिरी का मतलब होता है पर्वत, और उसके जो है झरने जो है उसके ऊपर से झरने गिर रहे हैं, वे उसके गौरव मतलब उसकी विशालता, उसकी महानता, उसका जो आकार है उसका गान कर रहे हैं। मतलब उसके जो है एक तरीके से उसके बारे में वो कल कल की आवाज़ कर कर जो है उसका गान कर रहे हैं। झरनों से जो कलकल की ध्वनि निकलती है, यानी कि जो आवाज़ निकलती है, उससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये झरने पर्वत के गौरव का गान कर रहे हैं। ठीक है। फिर कवि कहता है कि जब ये जब झरने गिरते हैं, ठीक है ना, और जब इनमें से कलकल की आवाज़ निकलती हैं तो वे मद में एक तरीके से जो हैं वे कवि के अंदर, मद मतलब उसके शरीर में, उसके जो मन मस्तिष्क में एक तरीके से नई ऊर्जा, यानी कि एक तरीके से उसमें नई चेतना का संचार करता है। चेतना अर्थात एक तरीके से उसके अंदर जो है वो एक स्फूर्ति, एक तरीके से एक नई ऊर्जा का विकास यानी कि बनाता है। और उसकी आवाज़ सुनने के बाद जो है कवि को बहुत ही ज़्यादा आनंद और सुकून महसूस होता है। मोतियों की लड़ियों सी सुंदर, अर्थात जो है इसमें जो है कवि कहते हैं सुमित्रानंदन पंत जी
कि मोतियों की लड़ियों से सुंदर, अर्थात ये जो झरने हैं, ये झरने ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कि मोतियों की लड़ियां किसी ने पर्वत पर सजा दी हों। और ये जो मोती हैं एक तरीके से गिरते हुए झरने सफ़ेद सुंदर एक मोती के समान प्रतीत होते हैं। सफ़ेद रंग इनका देखकर आप ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने ये सजा दिए हैं। और झाग भरे निर्झर, अर्थात जब ये जो हैं ये एक तरीके से जब गिरते हैं पर्वत से, तो एक ये आप देख रहे होंगे पिक्चर में भी कि एक जो ये है सफ़ेद सा एक वातावरण बन जाता है, तो झाग उत्पन्न करता है। तो इसी के बारे में वो कहते हैं कि मोतियों के समान प्रतीत होता है ये झाग और ये सभी के सभी। ठीक है, चलिए अगले काव्य पर आते हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी ने जो है इस कविता के माध्यम से जो है उन्होंने अपने और गिरिवर के एक मन की बात बताई है। वो कहते हैं कि जो पर्वत हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, उनके ऊपर जो हैं हजारों यानी कि अनेकों वृक्ष उगे हैं, और उनके वृक्षों के मन में क्या है, या वो उन वृक्षों के जो है आकांक्षाएं अर्थात उनकी इच्छाएं, ठीक है, वो क्या है, किस प्रकार जो है वो आकाश की तरफ देखते हैं या किस प्रकार जो अनुभव करते हैं वृक्ष। तो कवि ने इसका वर्णन किया एवं अनुमान लगाया कि आखिरकार वे क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं। चलिए, कवि जी कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, जिन्हें देखकर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है, अर्थात वे जो वृक्ष हैं पर्वत पर उगे हुए, उन्हें देख करके कवि को ऐसा प्रतीत ऐसा लग रहा है कि यह पेड़ पर्वत के हृदय से उगे हैं और सदैव ऊपर उठने की कामना में एक टक अनिमेष, अनिमेष मतलब जो है एक टक, जो है एक टक मतलब लगातार जो है वे ऊपर आकाश की ओर ही देख रहे हैं। ठीक है, और उनके ऊपर जो है ऊपर उठने की अर्थात उनकी जो बढ़ने की जो क्षमता है, उनकी इच्छा इस प्रकार प्रतीत हो रही है कि मानो वे अंतरिक्ष यानी कि जो है आकाशों को छूना चाहते हैं या ब्रह्मांड तक पहुंचना चाहते हैं, तारों तक वो जाना चाहते हैं, और ऊपर उठने से उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। साथ ही कवि को ऐसा भी प्रतीत होता है मानो जैसे ये पेड़ जो हैं इस प्रकार अटल हैं, अटल मतलब बिना हिले डुले, ठीक है, अनिमेष मतलब लगातार जो है कुछ चिंता में है ये, यानी कि कुछ सोच रहे हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति सोचता हुआ जो है कहीं खो सी जाता है, खड़ा है तो खड़ा ही रह जाता है, और वो जो है आसपास का वातावरण और अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान में नहीं देता। इसी प्रकार जो है कवि भी कह रहे हैं कि ये जो वृक्ष हैं ऊंचे विशाल इस पर पर्वत पर, ये इस प्रकार देख रहे हैं मानो जो है कि ये किसी चिंता में हो, लगातार जो है आकाश की ओर बढ़ रहे हैं। इनकी इच्छा है कि आकाश को छू लें और जो है ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। ये कवि को ऐसा लगता है कि ये किसी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। आइए अगले काव्य पर आते हैं। उड़ गया अचानक लोभूधर, फड़का अपार पारद के पर रव शेष रह गए हैं निर्झर, टूट पड़ा भू पर अंबर। अर्थात जो है वो कहना चाहते हैं कि जो पर्वत प्रदेश पावस कविता में है ऐसा प्रतीत होता है, कहते हैं कि जैसे अचानक ही जो है बादल जो है जो पूरे उस पर पर्वत पर छा जाते हैं, और छा जाने के बाद जो है पर्वत को ढक लेते हैं, और पूरा पर्वत जब ढक जाता है तो कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे जो है बादल जो है बादलों में के पंख लगाकर जो है पर्वत एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया, यानी कि वहाँ से उड़ गया। जैसे कि आप पिक्चर में भी देखेंगे कि बादलों ने पर्वत के जो है नीचे का हिस्सा ढक लिया है, ऊपर का हिस्सा बचा है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये पर्वत जो है बादल नीचे जमीन पर ना होकर ये बादलों में उड़ रहा है। ऐसा आप देखेंगे, आपको ऐसा अनुभव भी होगा। तो अचानक बदलते मौसम से जब वहाँ पर बादल छा जाते हैं और बादल वहाँ पर हर चीज़ को ढक लेते हैं,
तो पर्वत ढक जाने पर ऐसा प्रतीत होता है कवि को कि जैसे जो है ये कहीं उड़ गया हो बादल के पंख लगा करके, अर्थात जो है वो कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान चला गया है और कहीं भी कुछ भी कवि को नज़र नहीं आता। यानी कि वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता है, चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ वहाँ पर जो है क्या रव रव शेष रह गए हैं निर्झर। मतलब जो है वो कह रहे हैं कि वहाँ चारों ओर जो है कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ झरने के गिरने की आवाज़ या ध्वनि सुनाई दे रही है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश जो है यहाँ पर है ना, टूट पड़ा भू पर अंबर, अर्थात मानो आकाश पृथ्वी पर गिर गया हो और जो है गिरने की कल्पना करते हैं कवि। कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि जो है पर्वत एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ गए हैं और वहाँ पर अब कुछ नहीं बचा, खाली झरनों की आवाज़ जो है कवि को सुनाई देती है। और कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश पृथ्वी पर गिर चुका है। आइए नेक्स्ट काव्य पर आते हैं। धस गए धरा में सब बैसाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलदयान में विचर विचर था खेल रहा इंद्रजाल। कवि यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि जो पर्वत प्रदेश पावस ऋतु में, यानी कि पर्वत प्रदेश में जो है पावस ऋतु में, वर्षा ऋतु में जो है मौसम परिवर्तन होते हैं तो वहाँ घनघोर एक तरीके से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और इस मूसलाधार बरसात के कारण जो है वहाँ के वातावरण में चारों ओर कोहरा, एक तरीके से धुंध फैल जाती है, जिसकी वजह से साल के वृक्ष जो हैं वो पेड़ भी दिखाई नहीं देते। इसलिए कवि ने कहा है कि साल के पेड़ डरकर धरती में घुस जाते हैं। इस निरंतर उठते कोहरे के को देखकर जो है कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जो जैसे कि उनके गिरने से, जैसे कि आपने पहले वाले उसमें आपने पढ़ा होगा कि लो गिर गया भू पर अंबर, अर्थात जब बादल जो हैं भू पर गिरे तो साल के वृक्ष जो हैं वो जो है डर के मारे धस गए जमीन में। यानी कि कवि को ऐसा प्रतीत होता है वे डर कर अपनी जमीन में धस चुके हैं और वो काफ़ी ज़्यादा छोटे कवि को प्रतीत होते हैं। और कवि जब तालाब की ओर देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मानो जैसे तालाब में आग लग गई हो और प्रकृति के सभी रूपों को देखकर कवि को ऐसा लगता है जैसे जो है इस पर्वत प्रदेश में जैसे इंद्र बादलों के जो है उसका यान है, रथ है, उस पर बैठ करके घूम रहा है, वो चारों ओर जो है उसके वातावरण में के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और मानो अपना कोई खेल खेल रहा है ऐसा। और वहाँ पर कोई इंद्र जो है अपनी माया का जाल दिखा रहा है, यानी कि एक तरीके से वो अपना जादू या मैजिक दिखा रहा है। आइए अगले काव्य पर। यहीं पर जो है ये समाप्त होता है। अगर मैं आपको सरल शब्दों में जो है इस कविता का अर्थ समझाऊं तो इस कविता के माध्यम से जो है कवि ने एक प्रकृति के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है कि पर्वत प्रदेश में किस प्रकार जो है प्रकृति अपने रूप बदलती है, अपना जो है वहाँ का एनवायरनमेंट किस प्रकार चेंज होता है, यानी कि कितना मनोहर और कितना सुंदर है। तो यहीं पर ये हमारी कविता समाप्त होती है।